एक इंसान की मौत नेचुरल है या अननेचुरल, इसका पता कैसे चलता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। अगर जख्म है, गोली के घाव हैं, चाकू के हैं, या फिर गला दबाकर मारा गया है, तो ऐसी सारी चीज़ों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल जाता है। लेकिन अगर किसी मरने वाले को जहर दिया गया, कोई पॉइजनस चीज़ दी गई, कोई केमिकल दिया गया, कोई रसायन दिया गया, कुछ चीज़ें इंजेक्ट की गई, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बल्कि फॉरेंसिक या विसरा रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी मौत कैसे हुई। अब नेचुरल डेथ में तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ होगा भी नहीं, केस दर्ज भी नहीं है। लेकिन अननेचुरल डेथ में ये पोस्टमार्टम, विसरा रिपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी है, जिसमें भी ज़रा सा भी शक हो। और बहुत सारे लोग इस शक के बिना पर पोस्टमार्टम कराते हैं। लेकिन हमारे देश में एक और भी चीज़ है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मरने वाला मर गया, अब क्या चीर फाड़ करवाना ठीक नहीं है, तो पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और बाद में पता चला बयानों से या फिर मुखबिरों से या फिर एक्सेप्ट किया, उसने कन्विंस किया और कन्फेस किया कि उसने मारा था। तो अब अगर एक मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है, एक पहलू ये है। अब दूसरा ये कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये गलत बता दे कि किस वजह से मौत हुई, तो क्या होगा? पूरा केस उलट पलट होकर रह जाएगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है वो काफ़ी कुछ तय करता है केस का नतीजा। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के मौत की है, एक ऐसे शख्स के कत्ल की है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शुरुआत में सब कुछ घुमा कर रख दिया और पुलिस ने भी उस केस को क्लोज कर दिया। लाश दफना दी गई, लेकिन फिर एक भाई जिसे शुरू से ही शक था, उसकी मेहनत रंग लाई और फिर पता चला कि नहीं, जो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि मौत इस तरीके से हुई, उस तरीके से तो हुई नहीं थी, तरीका कुछ और था, गलत था। और तब सच्चाई सामने आती है। ये कहानी कर्नाटका की है। कर्नाटका में बेंगलुरु से कुछ दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, और इसी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में भद्रावती। जनवरी का महीना था, करीब 18 जनवरी 2020। एक लेडी जिसका नाम फ्लोरा नैन्सी, उम्र 26 साल, पेशे से एक नर्स, इलाके के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। पहुंचने के बाद जाकर पुलिस से कहती है कि मेरा पति पिछले 3 दिनों से गायब है। मैंने तमाम कोशिश कर ली, उसे ढूंढ लिया, जितने भी उसके दोस्त हैं उनसे पता कर लिया, पर कुछ पता नहीं चला। आखिरी बार वो एक ऑटो ड्राइवर के साथ गया था और फिर उसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली, छानबीन शुरू हुई। आसपास के तमाम थानों को भी खबर दी गई कि भाई आपके यहाँ कोई लावारिस लाश या इस तरह की मिले तो बताओ। हुलिया बुलिया भेज दिया गया। अब नैन्सी रिपोर्ट लिखाकर चली गई, पुलिस तफ्तीश कर रही है। 2 दिन के बाद अचानक एक पड़ोस के पुलिस थाने से फ़ोन आता है, भद्रावती पुलिस स्टेशन में, कि हमें एक लावारिस लाश मिली एक कैनाल से, बॉडी बिल्कुल फूली हुई है, क्योंकि ये लाश ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से पानी में थी। तो देख लो आपके यहाँ जो गायब हुआ उसका हुलिया वुलिया तो मिल रहा है, इससे कपड़े भी मिल रहे हैं। फ़ौरन भद्रावती पुलिस नैन्सी को बुलाती है, अपने साथ ले जाती है, कहती है इस बॉडी की शिनाख्त करो। नैन्सी जाती है, लाश देखती है, रोने लगती है और शिनाख्त कर लेती है कि ये उसके पति, जिसका नाम है प्रकाश बाबू, उसकी लाश है। अब पुलिस लाश को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 3 दिन से पानी में लाश, हालत ख़राब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि मौत ड्यू टू ड्राउनिंग, यानी डूबने से मौत हुई है। अब वो कैनाल, उस जगह पर पहले भी बहुत सारे हादसे होते रहे ऐसे, कई बार पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो पुलिस ने मान लिया कि एक एक्सीडेंटल डेथ है और प्रकाश बाबू की डूबने से ही मौत हुई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने घर वालों को लाश सौंप दी। घर वाले ले जाकर उसे कब्रिस्तान में दफना देते हैं। केस क्लोज, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ,
अब केस क्लोज हो गया, कुछ दिन बीत गए। तभी एक रोज पुलिस स्टेशन में प्रकाश बाबू का भाई फ्रांसिस पहुंचता है और जाकर कहता है कि सर, मुझे शक है कि मेरे भाई की मौत डूबने से हुई है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे भाई को मारा गया। पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है, कोई ऐसी और वजह हमें मिली नहीं है, फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं? तो वो बताता है कि मैं अपने भाई को मैंने फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। 18 तारीख को मुझे आना था, किसी वजह से लेट हुआ, लेकिन जब मैं 18 को, बल्कि 15 को आना था, 18 को पहुंचा और घर गया तो मैंने पूछा अपनी भाभी नैन्सी से कि कहाँ है भाई, तो उसने कहा वो तो 15 तारीख से ही गायब है और कुछ पता नहीं है। तो उसने कहा कमाल है, आपने पूछा, आपने हमें नहीं बताया। तो उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे थे कि कहीं चले गए होंगे किसी दोस्त के साथ। पुलिस में खबर दी, नैन्सी ने कहा नहीं। उसने कहा कमाल करती हैं आप, मतलब भाई गायब है, आपने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो वो भाई था जो जिद करके नैन्सी को पुलिस स्टेशन भेजता है रिपोर्ट लिखाने के लिए। अब जब ये पुलिस कहानी सुनती तो कहती है हो सकता है तुम्हारा भाई कहीं जा सकता है, तुम्हारी वाइफ को लगा लौट आएगा, तो इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे शक है। पुलिस ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे शक को दूर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस ने डॉक्टर से दोबारा बात की कि अच्छा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अपनी ओपिनियन दीजिए। पुलिस ने जब डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन दी कि इसमें क्लियर कट ये ड्राउनिंग का केस है, डूबने से मौत हुई है। फिर भी भाई की तसल्ली के लिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करती है। आसपास में कई सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, जो घर और जहाँ से वो निकला वहाँ पर तो कोई कैमरा था नहीं, लेकिन फिर भी तलाश में जुटी रहती है। अब आखिरी जो बयान था नैन्सी का कि वो अपने एक ऑटो ड्राइवर के साथ गया था जो उसका दोस्त भी था। अब पुलिस तमाम ऑटो ड्राइवरों को खंगालना शुरू करती है कि 15 जनवरी को किसी ने इस ऑटो में प्रकाश बाबू को देखा या कोई ले गया या उसके कोई दोस्त हैं। कई दिन बीत गए, नहीं मिला, बस स्टैंड से लेके हर जगह। बाकी जितने ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम थे वहाँ पर भी पुलिस की टीम जाती है, ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता। इस दौरान में पुलिस वालों के अपने भी लॉ एंड ऑर्डर और रूटीन के काम है, उसमें भी लगी हुई है। साथ साथ ये भी देख रही है कि प्रकाश बाबू के केस में क्या हो, क्योंकि पुलिस को भी ये लग रहा था कि अगर भाई कह रहा तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई ऑटो ड्राइवर नहीं मिला, बड़ा मुश्किल सब कुछ। केस हाथ से ही निकल रहा है और ये लग रहा है कि नहीं, शायद भाई गलत शक कर रहा है और एक सिंपल ड्राउनिंग का केस है, एक्सीडेंटली वो पानी में गिरा और डूब गया और मर गया। लेकिन भाई फिर भी थाना आना नहीं छोड़ता। वो कहता है सर, आपका जो इन्वेस्टिगेशन है इसको किसी और डायरेक्शन में कीजिए, आप देखिए, ढूंढिए, मिलेगा, क्योंकि मेरा भाई डूब नहीं सकता। अब पुलिस बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ नैन्सी के मोबाइल के कॉल डिटेल को भी देखती है। हालांकि उसने पहले भी देखा, उसे सारे नंबर देखे, उस नंबर में ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जिससे उसे कुछ शक हो। फिर उसी नंबर को अब दोबारा देखा। जब दोबारा देखा तो उसमें एक नंबर पर लगा जिससे नॉर्मल से ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, पर वो बात करती है। अब उस नंबर को जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर एक राज शेखरैया नाम के शख्स का है। पुलिस को लगा इसमें कुछ होगा, लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि नैन्सी जिस नर्सिंग होम में नर्स के तौर पर काम करती थी, राज शेखरैया भी वहीं काम करता था। इसके अलावा कोई और चीज़ मिली नहीं। तो पुलिस को लगा कि ये भी एक कुलीग के तौर पर बात कर सकती है। पहले भी ये नंबर के सारे नंबर देखे थे पुलिस ने, तो इसलिए फिर राज शेखरैया को भी अपने सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन भाई अब भी अड़ा हुआ है। फिर पुलिस ने जब दोबारा नंबर चेक किया तो उसने कहा अच्छा आप ये बताओ, आप इसको जानते हो? क्योंकि जितने भी कॉल डिटेल नंबर हैं उनमें अगर बाकी से वो 10 बार बात करती है तो इससे शायद 14 बार करती है। उसने कहा मैं नहीं जानता। अब पुलिस ने खामोशी से कहा कि चलो अपने लेवल पे तफ्तीश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो इन नैन्सी को सामने रखकर, और ये पता करते हैं कि नैन्सी का पास्ट क्या है, नैन्सी की हिस्ट्री क्या है। तो जब पुलिस ने सारी इन चीज़ों को जोड़ना शुरू किया, कहानियाँ बुननी शुरू की, तो पता चला कि 2012 में नैन्सी और प्रकाश बाबू की शादी हुई
शादी घर वालों की मर्जी से हुई और दोनों बहुत खुश थे। फिर अपनी वाइफ को एक बेहतर भविष्य देने के लिए 2014 में शादी के 2 साल के बाद जो प्रकाश बाबू है वो दुबई चला जाता है। दुबई में एक कंपनी में नौकरी शुरू कर देता है ताकि पैसे कमाए, अपनी बीवी को अच्छे से रख सके, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सके, और वही ठीक ठाक नौकरी कर रहा था। 2 साल के बाद 2016 में अचानक उसकी मदर की डेथ हो गई, प्रकाश बाबू की। जब माँ की मौत की खबर सुनी तो वो दुबई से भागकर वापस आया। वापस आने के बाद माँ का अंतिम संस्कार किया, सब कुछ हुआ। फिर उसे लगा कि अब विदेश जाने का मतलब नहीं है, माँ भी अब नहीं है, तो उसने कहा अब यहीं रहेंगे। तो जो उसने पैसे कमाया उससे एक कार खरीदी, कार को रेंट पर देने लगा। लेकिन अब यहाँ आने के बाद उसने एक अजीब चीज़ देखी। उसने देखा कि नैन्सी उसे वक्त नहीं देती है और हमेशा उखड़ी उखड़ी से रहती है। अपने लेवल पे उसने फिर नैन्सी के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन कोई जानकारी मिली नहीं। लेकिन ये पता चला कि 2016 में जब वो आया उसके बाद से नैन्सी और उसमें कई बार झगड़े भी हुए। पड़ोसियों ने भी बताया, कुछ रिश्तेदारों ने भी बताया। ये इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब ये जो 2014 से 16 है, जब 2 साल के लिए प्रकाश बाबू दुबई गया, उन 2 सालों में नैन्सी ने क्या किया ये जानना है। पुलिस ने पता किया तो पता चला कि नैन्सी एक नर्सिंग होम में थी, फिर वहाँ छोड़ गई, फिर दूसरे नर्सिंग होम में आई। अब पुलिस ने नर्सिंग होम के लोगों से अलग अलग तरीक़ों से बात की, बिना पुलिस वाले बने हुए। तो जब बातचीत की तो दबी ज़ुबान में कुछ लोगों ने कहा कि नैन्सी इस नर्सिंग होम में सिर्फ एक ही के करीब है, उसी से ज़्यादा बात करती है, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है और उसका नाम है राज शिखरैया। जैसे ही पुलिस को ये पता चला, फिर पुलिस को वो कॉल डिटेल याद आई। फिर पुलिस सब पीछे गई 2014 एंड 16 के कॉल डिटेल। जब उस वक्त के कॉल डिटेल CDR निकाले गए मोबाइल कंपनी से तो पता चला कि तब घंटों बातें हुआ करती थी। जब प्रकाश बाबू लौट कर आया तब कम बातें होने लगी। यहाँ से पुलिस को डाउट शुरू हुआ। फिर पुलिस ने एक दिन नैन्सी को बुलाया थाने पूछताछ के लिए, और कुछ नहीं, नॉर्मल पूछताछ की घर भेज दिया। फिर अगले दिन बुलाया, फिर अगले दिन बुलाया। इसी दौरान अब पुलिस ने राज शिखरैया को भी थाने बुलाया, उससे भी एक दिन पूछताछ की भेज दिया, दूसरे दिन 3 हफ्ते तक पुलिस इन दोनों को बुलाती रही, 2-4 घंटे बैठाकर पूछताछ करती रही और भेजती रही। फिर जब उसकी समरी पुलिस ने बनाई तो पता चला कि पहले दिन, दूसरे दिन, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते इनके बयान अब अलग अलग होते जा रहे हैं, जो शुरू में रटे रटाए थे। ये भी एक तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि शुरुआत में लोगों को याद रहती है क्या क्या चीज़ें बोलनी है, धीरे धीरे भूलते जाते हैं। फिर पुलिस ने आखिरी यानी तीसरे हफ्ते में इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की, जो पहले इन दोनों से अलग अलग पूछताछ कर चुके। जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने जो पहले बयान दिए थे, अब दोनों बयान मिसमैच हो रहे थे। उन्होंने पहले कुछ और कहा, सामने बैठाकर कुछ और कह रहे हैं। अब पुलिस को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पुलिस की प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को सिर्फ शक के बिना पर अरेस्ट करे तो कैसे करे, इसलिए कि सबूत तो कोई है नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बता रहा है कि मौत डूबने से हुई है, कोर्ट में अलग डांट खानी पड़ेगी, तो फिर क्या करें। फिर पुलिस ने एक खेल खेला। पुलिस ने उसी प्रकाश बाबू के भाई से कहा कि अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे भाई का कत्ल हुआ है, तुम फैमिली मेम्बर हो, तुम हमें एक इजाज़त दे दो, हम कोर्ट से परमिशन ले लेंगे। उसने पूछा किस चीज़ के लिए? उसने कहा कि तुम्हारे भाई की लाश को कब्र से खोद कर बाहर निकालते हैं और सेकंड पोस्टमार्टम कराते हैं। अगर उसमें कुछ आया तो ठीक, और उसमें भी आया ड्रॉनिंग तो तुम भूल जाओ, क्योंकि हम सिर्फ इनके बयान और इनके रिलेशनशिप या रिश्ते अगर निकल भी गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, साबित नहीं कर पाएंगे कि ये कत्ल इन्होंने किया है। भाई किसी भी कीमत पर ये चाहता था कि उसके भाई की मौत का सच्चाई, जो सच है, वो सामने आए। उसने इजाज़त दे दी, कोर्ट में अर्जी लगाई गई, कोर्ट ने परमिशन दे दी कि एक्सह्यूम कीजिए, बॉडी को बाहर निकालिए। बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब डॉक्टरों के लिए सेकंड पोस्टमार्टम बड़ा चैलेंजिंग काम था, इसलिए कि पहले ही 3 दिन तक पानी में लाश थी, उसकी वजह से लाश फूली हुई थी, हालत ख़राब थी। फिर उसके बाद दफना दी गई, हालत और ख़राब हो गई।
तो पोस्टमार्टम में भी काफ़ी वक्त लगा, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम कामयाबी के साथ पूरा किया। अब रिपोर्ट का इंतज़ार था। सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, पहली रिपोर्ट से बिल्कुल उलट। उसमें लिखा था कि प्रकाश बाबू की मौत गला घोटने से हुई है, डूबने से नहीं। जब प्रकाश बाबू मर चुका था तब उसे पानी में उतारा गया या फेंका गया। अब जब ये सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि एक मर्डर केस है, क्योंकि गला घोटा गया था। इसके बाद फौरन नैन्सी और उसके दोस्त राज शेखरैया को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है और फिर सबसे पहले नैन्सी टूट जाती है और फिर नैन्सी कहानी बताती है। नैन्सी का कहना यह था कि शादी के बाद वो खुश थी, लेकिन जब 2014 में उसका पति प्रकाश बाबू दुबई चला गया, फिर वो नर्सिंग होम में थी और वहीं उसकी मुलाकात राज शेखरैया से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। ठीक ठाक दोनों को रिश्ते चल रहे थे, लेकिन 2016 में उसकी सास की मौत हो गई। पति वापस दुबई से आ गया। जब वापस आया तो अब इन दोनों के मिलने मिलाने में दिक्कतें होने लगी और ये बातें छुपती नहीं है। कुछ दिन के बाद प्रकाश बाबू को शक हो गया कि नैन्सी और राज शेखरैया के बीच में कुछ चल रहा है। उसने एक दो बार मोबाइल भी देखा। उसने अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश की, इस पर झगड़ा भी हुआ। फिर उसने नैन्सी की नौकरी वहाँ से उस नर्सिंग होम से छुड़वा दी और उसे एक दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद नैन्सी और राज शेखरैया का रिश्ता चलता रहा और प्रकाश बाबू उसको लगातार टोकता रहा, उससे झगड़ा करता रहा। फिर बीच में ऐसा दौर आया जब नैन्सी उससे मिल नहीं पा रही थी, वो खुद उसे नर्सिंग होम छोड़ने जाता, लेने जाता। अब धीरे धीरे नैन्सी को लगने लगा कि ये एक बंदिश है, अगर ये जब तक है तो शायद वो राज शेखरैया से मिल नहीं पाए, क्या करे। तब उसने प्लान बनाया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसने कहा कि अगर प्रकाश बाबू को रास्ते से हटा दें तो हमारी ज़िंदगी में कोई फिर रुकावट नहीं होगी। फिर यह हुआ कि कैसे, तो तय ये किया गया कि कत्ल ऐसे हो कि लगे कि यह हादसा है, मर्डर नहीं। फिर इसके ऊपर दोनों ने काफ़ी प्लानिंग की। चूँकि पेशे से नैन्सी एक नर्स थी और राज शेखरैया भी उसी पेशे में था, तो इसने कहा कि नींद की गोली एक ख़ास वो उसको देंगे और उसके बाद ले जाकर नदी में फेंक देंगे, तो बेहोशी के आलम में, नींद के आलम में वो डूब के मरेगा, तो नींद वाली बात पता नहीं चलेगी, डूबने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगी। दोनों ने कहा ठीक, लेकिन अब इसके लिए ये था कि उसकी पूरी रोज़मर्रा की जो रूटीन था उस पर नज़र रखना, वो क्या करता है, कैसे करता है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो नैन्सी ने ये पाया कि जब से वो दुबई से आया, डेली रात को सोने से पहले वो करेले का जूस पीकर सोता है हर रात। तब नैन्सी ने राज शेखरैया को ये बात बताई। उसके बाद तय हुआ कि कई बार वो खाना नहीं भी खाता, लेकिन करेले का जूस ज़रूर पीता है। तो फिर ये तय हुआ कि उसी जूस में नींद की दवा, उसकी गोली, ओवरडोज डालेंगे और फिर उसे ले जाकर किसी कैनाल में बहा देंगे दूर। फिर आखिरकार 15 जनवरी की रात जब प्रकाश बाबू घर आता है, सोने की तैयारी कर रहा है, वही रूटीन के हिसाब से जूस पीता है। उस जूस में नैन्सी नींद की गोली मिला देती है और उसके बाद वो पीकर सो जाता है। कुछ देर के बाद नैन्सी जाती है देखने के लिए, पर उसे लगता है कि ये अभी मरा नहीं है या बेहोश भी नहीं हुआ पूरी तरह से। वो घबरा जाती है। फिर देर रात फ़ोन करती है राज शेखरैया को, कहती है कि इसको कुछ नहीं हो पा रहा है और अगर पता चल गया हमने अगर इसे नींद की गोली ओवरडोज दिया है तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, तो तुम घर आ जाओ। राज शेखरैया घर पहुंच जाता है। वो आकर देखता है कि हाँ वो जिंदा है, सांसें चल रही हैं। फिर ये तय होता है कि इसको गला घोंट कर मार देते हैं। नैन्सी अपने पति के दोनों पाँव पकड़ती है और राज शेखरैया उसके गले को दोनों हाथों से दबाता है। इसके बाद प्रकाश बाबू की मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को उसी प्रकाश बाबू की गाड़ी में डालकर नैन्सी और राज शेखरैया वहाँ से दूर जाने का प्लान कर रहे थे कि बहुत दूर जाकर किसी कैनाल में फेंकेंगे। लेकिन रास्ते में अब उन्हें डर लगने लगा कि गाड़ी में एक लाश है, कहीं चेकिंग हुई पकड़े जाएंगे तो,
इसीलिए सिर्फ 20 किलोमीटर दूर गए, 20 किलोमीटर दूर एक कैनाल था, उन्होंने वहीं लाश को फेंक दिया। अक्सर इस कैनाल में पानी का बहाव तेज़ होता है और लाश बहुत दूर निकल जाएगी, ये भी इन्होंने सोचा। फिर शायद लाश कभी मिले भी नहीं, ये क्या पता किसी और स्टेट तक पहुंच जाए। तो दोनों रात के अंधेरे में लाश को कैनाल में फेंक कर लौट आए। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त ना मानसून, जनवरी का महीना, न पानी का बहाव तेज़ था। लाश बहुत दूर गई नहीं, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर गई, वो जो दूसरा थाना था, और वहाँ जाकर एक जगह अटक गई। और 2 दिन बाद उस थाने को खबर मिलती है, किसी राहगीर ने बताया कि इस कैनाल में एक लाश है। तो लाश फंस कर नज़दीक रह गई, लाश बरामद हो गई, नैन्सी को पहचानना पड़ा और इस तरह प्रकाश बाबू की मौत का खुलासा हो गया। लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ड्राउनिंग बताकर, क्योंकि 3 दिन लाश जो पानी में थी, पुलिस का ये मानना है कि डॉक्टर ऐसी गलती तो नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम 2 अलग चीज़ें हैं। अगर मरने से पहले गला घोट कर पानी में डाला गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। तो हालांकि ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि कई बार ऐसा भी होता है पोस्टमार्टम के दौरान, जब लाश की हालत बहुत बुरी होती है तो पोस्टमार्टम भी अनमने ढंग से कर दिया जाता है, और अगर हाई प्रोफाइल केस ना हो। और वैसे भी अपने देश में पहले भी आपको बताया कि जो स्वीपर और क्लीनर होते हैं वही बॉडी को पूरा खोल कर रख देते हैं, बस डॉक्टर साहब बॉडी पार्ट्स लेकर निकल लेते हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही मौत की वजह सामने आती तो 2 दिन में ये केस खुल जाता, लेकिन फिर कई महीने लगे एक गलती की वजह से। इसीलिए जो मैंने आपको शुरू में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो चीज़ है जो मौत की सही वजह चुटकी में पकड़ लेती है। तो इस दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया कि प्रकाश बाबू का कत्ल हुआ है। पुलिस ने इसी कत्ल के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार किया। फिर ये सेशन कोर्ट में मुकदमा गया, मुकदमा चलता रहा और आखिरकार नैन्सी और उसके प्रेमी को 2026 8 मई इसी साल वहाँ की एक सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी, मौत की सज़ा। अब यहाँ सवाल ये था कि आखिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में कैसे आ गया, क्योंकि फांसी की सज़ा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में देते हैं। तो यहाँ जज ने अपने जजमेंट में ये कहा कि ये एक आम कत्ल नहीं है। एक पत्नी ने अचानक गुस्से में आकर भी कत्ल नहीं किया, उसने अपने पति को मारने के लिए पूरी प्लानिंग की, उसने अपने पेशे का भी उसमें यूज़ किया, नींद की दवाओं और ये सारी, और बहुत ही बेरहमी के साथ न सिर्फ उसने पूरा प्लान किया, सोचा, फिर उसको अमल भी किया। तो इसीलिए ये जो प्लानिंग थी कि एक गुस्सा होता आया और गया, लेकिन यहाँ की पत्नी महीने से ज़्यादा वक्त से प्लान कर रही है कि उसे अपने पति को रास्ते से हटाना है। तो ये जो पीरियड है ये बताता है कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, और यही वजह है कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और नैन्सी और राजकृष्णैया इन दोनों को सजाए मौत दी है। हालांकि उन दोनों ने इसके बाद अब इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। लोअर कोर्ट से वैसे फांसी की सज़ा बहुत सारे केस में मिली है, ऊपर तक जाते जाते यही फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल जाती है। इसके तमाम हम लोगों ने मिसालें देखी। तो खैर ये थी आज की कहानी।